मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का प्रिय भाषा हिंदी चैनल में। विद्यार्थियों, आज की क्लास भी साहित्य की ही क्लास है। यह साहित्य की क्लास DSSB, UGC नेट और LT ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने साहित्य की क्लास में हिंदी गद्य का उद्भव और विकास भाग 1 पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि गद्य किसे कहते हैं और आदिकालीन गद्य में कौन कौन सी पुस्तकें आती हैं। आगे हम चर्चा करेंगे कि राजस्थानी गद्य और ब्रजभाषा गद्य का स्वरूप और विकास कैसा था। तो चलिए अपनी क्लास में चलकर इसी टॉपिक पर चर्चा करते हैं। विद्यार्थियों, अभी तक हमने जाना कि 19वीं शताब्दी से ही गद्य का क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। 19वीं शताब्दी मतलब आधुनिक काल से ही आप समझिए। लेकिन ऐसा नहीं कि इसके पूर्व जो है गद्य नहीं लिखे गए, वो आंशिक रूप से और गौड़ रूप से हमें दिखाई देते हैं। और वो किस भाषा में? राजस्थानी गद्य में, ब्रजभाषा गद्य में और खड़ी बोली गद्य में। तो आज की क्लास में हम समझेंगे कि राजस्थानी गद्य में और ब्रजभाषा गद्य में गद्य का कैसा स्वरूप और विकास रहा है, उसी को हम समझेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं कि राजस्थानी गद्य का सूत्रपात 10वीं शताब्दी से ही हो गया था। इसका स्वरूप अपेक्षाकृत प्रौढ़ था। इसका मतलब जो तीनों गद्य मिलते थे उनमें से राजस्थानी गद्य का स्वरूप ज्यादा विकसित था, प्रौढ़ था। इसमें दान पत्र, जैनियों के धार्मिक उपदेश, राजनीति, गणित, इतिहास, काव्य शास्त्र आदि विविध विषय उपलब्ध होते हैं। जो राजस्थानी गद्य लिखे गए हैं वे जो है इन विषयों को लेकर लिखे गए, जैसे जैनियों के धार्मिक उपदेश, राजनीति, गणित, इतिहास, इन सबको लेकर लिखे गए। तो यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि जैनियों का संबंध किससे रहा है? वह राजस्थानी गद्य में लिखते थे। इसमें टीकाओं और अनुवाद ग्रंथों की परंपरा भी इसमें सुरक्षित थी, यानी टीकाएं भी लिखी जाती थी और अनुवाद ग्रंथ। टीकाओं से मतलब है कि जब एक पुस्तक कोई रचनाकार लिख देता है और कोई दूसरा रचनाकार उस पर दोबारा से पुस्तक लिखता है और उसकी टीका टिप्पणी करता है, व्याख्यायित करता है, तब उसे टीका कहते हैं। स्वरूप और विकास की दृष्टि से राजस्थानी ग्रंथ प्रारंभ में संस्कृत की समाज शैली और भाषा के अपभ्रंश रूपों से प्रभावित रहा है। बाद में इस पर ब्रजभाषा गद्य का प्रभाव भी स्पष्ट लक्षित होता है। खड़ी बोली के रूपों से भी उसने कुछ न कुछ अवश्य उधार लिया। यहाँ पर विशेषताएं एक तरह से उसकी बताई जा रही है कि राजस्थानी गद्य कैसा था। इसके प्रारंभ में जब राजस्थानी गद्य लिखा जाता था तब उसमें जो है संस्कृत की समाज शैली का रूप हमें देखने को मिलता है और भाषा के अपभ्रंश का। समाज शैली इसे समझ रहे हैं कि समास व्याकरण में है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, यानी शब्दों को कम करके लिखना। जैसे राजा का पुत्र को हम राजपुत्र लिख देते हैं, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। इस तरह से उन्होंने ऐसी शैली का जो हमें दर्शन इसमें होते हैं। इसके अलावा अपभ्रंश के रूपों का, अपभ्रंश किसे कहते हैं? अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी की जननी संस्कृत है, संस्कृत से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश होते हुए हिंदी हमें मिलती है। तो इस तरह से अपभ्रंश का स्वरूप राजस्थानी पर भी था। ब्रजभाषा गद्य का भी प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। खड़ी बोली के रूप में भी उसने कुछ न कुछ अवश्य लिया, यानी जो भी उसके समकालीन चल रहे थे, जैसे ब्रजभाषा गद्य, खड़ी बोली गद्य भी चल रहे थे राजस्थानी गद्य के समकालीन, तो उनका भी प्रभाव राजस्थानी गद्य पर हमें मिलता है। आगे चलेंगे। राजस्थानी गद्य के ये रूप 3 प्रकार के साहित्य रचनाओं में उपलब्ध होते हैं। अभी हमने राजस्थानी गद्य के रूप को समझा कि किस प्रकार से वो लिखे गए हैं, उसकी क्या विशेषताएं थी, क्या क्या प्रभाव थे उस पे। तो वो लिखे गए तो कैसी रचनाएं थी? 3 प्रकार की साहित्यिक रचनाएं इसकी उपलब्ध होती हैं। पहला, स्वतंत्र रूप से लिखे गए मौलिक और अनुदित ग्रंथ टीकाओं के रूप में, कवियों की निजी रचनाओं में बीच बीच में टीकाओं के रूप में। मौलिक, स्वतंत्र रूप से लिखे गए मौलिक और अनुदित ग्रंथ। मौलिक ग्रंथ का मतलब जिसकी रचना रचनाकार स्वयं करता है, किसी और की कॉपी वो नहीं होती है, उसकी एक मौलिक रचना होती है, मौलिक सृजन होता है उसका। और अनुदित ग्रंथ यानी एक किताब लिख दी जाती है किसी भाषा में और उसका किसी दूसरी भाषा में जो कोई रचनाकार उसका अनुवाद करता है। तो राजस्थानी गद्य में हमें मौलिक रूप से और अनुदित रूप से, दोनों ही रूप से ग्रंथ मिलते हैं। टीकाओं के रूप में भी मिलते हैं, हमने पहले ही समझ लिया।
और कवियों की निजी रचनाओं, अगर कोई कवि अपनी राजस्थानी गद्य में निजी रचना कर रहा था तो वह बीच बीच में अन्य ग्रंथों की टीकाएं भी उसमें करता था राजस्थानी गद्य में। तो इस तरह से हमने समझा कि 3 प्रकार की रचनाएं हमें राजस्थानी गद्य में मिलती थी। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास में राजस्थानी गद्य का वर्णन भक्ति काल एवं रीति काल में कुछ इस प्रकार मिलता है। ज्यादा राजस्थानी गद्य का विवरण हमें सही ढंग से नहीं मिला, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है जो उन्होंने संपादित की है हिंदी साहित्य का इतिहास, उसमें उन्होंने कुछ वर्णन जो है राजस्थानी का किया है भक्ति काल और रीति काल में। तो उसको हम देख लेते हैं। राजस्थानी की विभाषाओं में केवल मारवाड़ी में ही समृद्ध गद्य प्राप्त होता है। जब हम भाषा पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि राजस्थानी की भी कई उपभाषाएं हैं जिसे हम विभाषा कहते हैं, जैसे मालवी, मेवाती, राजस्थानी, मारवाड़ी, इस तरह से। तो ढूढ़ाड़ी, इस तरह से। तो इसमें जो मारवाड़ी विभाषा थी, उसमें ही हमें जो है समृद्ध गद्य प्राप्त होता है। राजस्थानी की प्राचीनतम प्राप्त गद्य रचनाएं हैं। कुछ प्राचीन गद्य रचनाओं का भी वर्णन उन्होंने दिया है अपनी पुस्तक में। वो इस प्रकार है: आराधना, जगत सुंदरी प्रयोगमाला, अतिचार, नवकार व्याख्यान, टीका आदि। तो इस तरह से हमने समझा राजस्थानी गद्य को। आगे देखते हैं। भक्तिकालीन राजस्थानी गद्य रचनाओं में उल्लेखनीय है। कुछ भक्तिकालीन, जो भक्ति काल का समय था, उस समय कुछ गद्य रचनाएं जो मिलती हैं जो महत्वपूर्ण हैं, वो हैं तत्व विचार प्रकरण, पृथ्वी चंद्र चरित्र, धनपाल कथा, अंजना सुंदरी कथा। आपको बहुत ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है कि किसकी रचना किसने की है या क्या। कुछ ग्रंथ हमें कहते हैं ना कि आंशिक रूप से मिले हैं, इनका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है। बस ये है कि हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि ऐसा नहीं कि 19वीं शताब्दी से ही ग्रंथ गद्य में लिखे गए। कुछ गद्य लिखे गए हैं जो कि राजस्थानी गद्य, ब्रजभाषा गद्य में भी थे, उनके कुछ पुस्तकें हमें मिली हैं। तो ये वही पुस्तकों के नाम है जिनको आपको ध्यान में रखना है। और आपको जानना है ये कि राजस्थानी गद्य में जैन लेखकों के ही हमें जो है रचनाएं मिलती हैं। उल्लिखित रचनाओं में साहित्यिक दृष्टि से पृथ्वी चंद्र चरित्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो भी रचना मैंने ऊपर विवरण दिया है उसमें पृथ्वी चंद्र चरित्र सबसे महत्वपूर्ण रचना है। राजस्थानी का वाद साहित्य प्रसिद्ध है। यह आधुनिक कहानी के निकट कथात्मक विधा है। आपको यह ध्यान में रखना है कि वाद साहित्य किसे कहते हैं। अगर वाद साहित्य पूछा जाता है तो आपको ये ध्यान में रखना है कि राजस्थानी गद्य से इसका संबंध है। यह कहानी की तरह, जो हमारी इस समय की कहानी मिल रही है, कहानी के एक आधुनिक विधा की तरह यह जो है वाद साहित्य था, जो कि राजस्थानी में था। आगे चलेंगे। राजस्थानी में ललित गद्य रचनाओं की संख्या विरल है। ललित गद्य रचना से आप समझते होंगे, एक बार फिर समझ लीजिए कि ललित गद्य में भावों का विवरण ज्यादा होता है, भावात्मक रूप से लिखे गए होते हैं। रहता ये गद्य है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ललित गद्य में जैसे गद्य मूलतः तर्क और विचार की बातें उसमें होती हैं, लेकिन उसमें भी दो शैली होती है, एक ललित गद्य, एक अललित गद्य। तो ललित गद्य में जब भावात्मक रूप से के विषयों को लेकर लिखा जाता है तो वो ललित गद्य कहलाता है। और जब जो है ज्योतिष और विज्ञान, गणित, इतिहास, राजनीति, इस तरह से को लेकर के विषयों को लेकर के रचना की जाती है, तब उसे अललित गद्य कहा जाता है। तो हमने देखा कि राजस्थानी में ललित गद्य की रचना कब मिली है। टीका ग्रंथों में, जो कि टीका का मतलब हमने समझ लिया अभी। तो टीका ग्रंथों में कुशलधारकृत रचनाकार हैं कि रसिक प्रिया टीका और भागवत गीता टीका उल्लेखनीय है। इन्होंने इन विषयों पर, यानी इन पुस्तकों पर जो है टीका की है किसने? कुशलधारकृत ने। अनुवाद कार्य भी इस काल में हुए हैं, जैसा हमने पहले समझा कि अनुवाद भी हुए हैं इसमें। तो भागवत पे हुआ है, गरुड़ पुराण, योग वशिष्ठ, पंचतंत्र, सिंहासन 32, बैताल 25 कथात्मक रचनाओं के भी अनुवाद, छाया अनुवाद किए गए हैं। यानी इस तरह से हमने समझा कि राजस्थानी गद्य में अनुवाद भी हुए हैं, मौलिक रचनाएं भी कुछ हुई, कुछ टीकाएं भी लिखी गई हैं। तो आगे चलेंगे। हमने अभी तक ये राजस्थानी गद्य को समझा, लेकिन राजस्थानी गद्य विकसित क्यों न हो सका, उसके कारण था कि 19वीं शताब्दी में नव जागरण के प्रभाव से परिवर्तित जन चेतना की अभिव्यक्ति के लिए राजस्थानी गद्य उपयुक्त सिद्ध ना हो सका।
जो 19वीं शताब्दी जब चला, यानी अंग्रेजों का शासन था, जनता में देश की आज़ादी के लिए उत्साह था कि हमारा देश आज़ाद हो जाए, और उसको एक रूप देने के लिए एक भाषा की आवश्यकता थी, जिसमें कि हिंदी, खड़ी बोली हिंदी जो है ही ज़्यादा प्रभावी रही, और राजस्थानी भाषा उतना अपना प्रभाव नहीं छोड़ सकी। तो इस जो जन चेतना थी, जो जिसको पूरे देश में फैलाना था अपने एक पत्राचार के माध्यम से, बात के माध्यम से, उसमें राजस्थानी गद्य जो है उपयोगी सिद्ध नहीं हो पाई। राजस्थान नव जागरण की इस चेतना के प्रभाव से प्रायः दूर रहा। ऐसा इसलिए कि ऐसा माना जाता है कि कलकत्ता से ही नव जागरण चेतना शुरू हुई थी, जिसे राजस्थान काफी दूर पड़ रहा था, और राजस्थान में न प्रेस का आश्रय नहीं मिलता। हम देखते हैं कि कलकत्ता, हमारी जो पत्रिकाएं लिखी गई हैं वो कलकत्ता से ही शुरुआत हुई है। तो इस तरह से राजस्थानी गद्य को प्रेस का आश्रय नहीं मिला, और न किसी राज्य सत्ता का आधार ही उपलब्ध हुआ। तो इस ऐसा कारण था जिसकी वजह से राजस्थानी गद्य जो है विकसित नहीं हो सका। फलस्वरूप सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक आंदोलन, जो सामाजिक चेतना चल रही थी, आर्थिक आंदोलन चल रहा था यानी गरीबी थी, राजनीतिक हलचल था, देश में हम चाह रहे थे कि भारतवासी ही शासन करे। तो इस तरह से जो आंदोलन चल रहा था, उस समय के हिसाब से ये राजस्थानी गद्य क्या था, सर्वथा पृथक रहा, और इसी वजह से इसने अपनी गतिमयता ही खो दी, यानी आगे यह विकसित नहीं हो सका। तो आप समझ गए कि राजस्थानी गद्य का स्वरूप और विकास कैसा था, और वह आगे विकसित क्यों नहीं हुआ। आगे चलेंगे, देखेंगे कि ब्रजभाषा गद्य क्या है। ब्रजभाषा गद्य। ब्रजभाषा गद्य का प्राचीनतम रूप शुक्ल जी के अनुमान के आधार पर संवत 1400 तक ही उपलब्ध होता है, यानी संवत 1400 तक के बाद जो है ब्रजभाषा गद्य हमें नहीं मिलता। इसके पहले ही ब्रजभाषा गद्य जो है हमें मिलता है। इस गद्य का प्रयोग गोरखपंथी योगियों ने, जैसा मैंने पहले बताया कि आपको ध्यान में रखना है कि अलग अलग जो है भाषा का अलग अलग धर्मों के लोगों ने प्रयोग किया। अब यहाँ पे गोरखपंथी, जो कि नाथों से जिनका संबंध था, तो उनका जैनियों से संबंध था राजस्थानी गद्य का, और गोरखपंथियों का संबंध किससे, ब्रजभाषा गद्य से, ने अपनी धार्मिक उपदेशों में किया के लिए किसका प्रयोग किया, ब्रजभाषा गद्य का। इसकी प्राचीनता के विषय में शुक्ल जी का निश्चित मत है कि चाहे जो हो, यह संवत 1400 के ब्रजभाषा गद्य का नमूना है, यानी संवत 1400 तक ही जो है ब्रजभाषा गद्य मिलता है। और यह जो यहाँ से आप देखिए कि ये जो कथन है यहाँ से कि चाहे जो हो, यह संवत 1400 के ब्रजभाषा गद्य का नमूना है, यह लाइन अगर आती है कथन के रूप में, तो आपको जानना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है या कहा है इसको। आगे चलकर 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में श्री वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ जी कृत श्रृंगार रस मंडन तथा विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता आदि कृतियों में प्रयुक्त गद्य को ब्रजभाषा का प्रचलित रूप माना जाता है। यहाँ आप समझिए कि जब आगे उत्तरार्ध होता है तो 17वीं शताब्दी में के समय वल्लभाचार्य, जो कि आप कृष्णाश्रयी शाखा में इनको पढ़ेंगे काव्य में, उनके पुत्र जो गोसाई विट्ठलनाथ ने, उन्होंने श्रृंगार रस मंडन की एक रचना की, जो कि ब्रजभाषा गद्य में है। जब हम काव्य पढ़ेंगे तो वहाँ रचनाएं आपको काव्य की मिलेगी। अभी हम गद्य पढ़ रहे हैं तो जो भी रचना आप देख रहे हैं ये दिमाग में बैठाते चलिए कि ये गद्य में लिखी गई है, पद्य में नहीं लिखी गई है। तथा विट्ठलनाथ जी के पुत्र, यानी अब उनके पौत्र वल्लभाचार्य के, उन्होंने भी 2 रचनाएं की, 84 वैष्णवन की वार्ता और 200 वैष्णवन की वार्ता। इसमें क्या है, गद्य को ब्रजभाषा का प्रचलित, यानी ब्रजभाषा का सही प्रचलित, यानी ब्रजभाषा की जो विशेषताएं थी वह इन्हीं गद्यों में हमें मिलती है। ये जो किताब पुस्तकों का नाम दिया गया है और रचनाकारों का, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको भी आप ध्यान में रखिए। श्री नाभादास जी द्वारा रचित भगवान राम का अष्टयाम। अष्टयाम एक कृति है, रचना है, जिसे नाभादास जी ने लिखा, जो कि ब्रजभाषा गद्य में है। ओरछा नरेश महाराजा जसवंत सिंह के आश्रित श्री बैकुंठ मणि शुक्ला के अगहन महात्म्य और वैशाख्य महात्म्य, यानी ये दोनों जो वैकुंठ मणि शुक्ल हैं वह अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य की जो रचना की वह भी ब्रजभाषा गद्य का प्रचलित नमूना है।
तथा संवत 1767 में सूरत मिश्र द्वारा बैताल पचीसी आदि ग्रंथों ने इस परंपरा को जीवित रखा। यानी ब्रजभाषा गद्य की रचना किन किन महत्वपूर्ण पुस्तकों में हुई उसका विवरण यहाँ पर आप देख रहे हैं। इसको आप ध्यान में रखिए, ये सब आते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट सारे तथ्य हैं आपके लिए। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ब्रजभाषा गद्य की 3 निश्चित एवं अखंड परंपराएं परिलक्षित होती हैं। जैसा हमने राजस्थानी गद्य में देखा कि उसमें रचनाएं किस रूप में मिली, इसी तरह इसमें हम देखते हैं कि निश्चित रूप से 3 रूपों में हमें मिलती है। यहाँ पे भी मौलिक रूप से और अनुदित रूप से, टीकाओं की परंपरा के रूप में, और काव्य संग्रहों में जो काव्य लिखे गए उसके बीच बीच में स्फुट टीकाएं लिखी गई जो कि ब्रजभाषा गद्य में थी। ठीक है, तो यहाँ तक आपने समझ लिया। आगे चलेंगे। मौलिक और अनुदित ग्रंथ, जो हमने बताया कि मौलिक और अनुदित ग्रंथ में लिखे जा रहे थे, तो मौलिक और अनुदित ग्रंथ कौन कौन से थे थोड़ा देख लेते हैं उनको। कि प्रिया दास कृत सेवक चरित्र, श्री हीरा लाल कृत आईने अकबरी की भाषा वचनिका, लल्लू लाल कृत राजनीति और माधव विलास उल्लेखनीय है। ये रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है कि इसके रचनाकार कौन कौन से हैं। ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई टीकाएं अनेक हैं। ये मौलिक और अनुदित ग्रंथों की हैं और यहाँ पे टीकाएं हैं। हरिचरण दास की कृत बिहारी सतसई की टीका, कवि प्रिया की टीका, जानकी प्रसाद कृत रामचंद्र की टीका, प्रताप शाही कृत रसराज की टीका। यानी इन पर टीकाएं हमें ब्रजभाषा गद्य में देखने को मिली हैं। किंतु इन टीकाओं की भाषा परिष्कृत नहीं थी। काव्य अर्थ को सम्यक रूप में व्यक्त करने में यह टीकाएं सर्वदा असमर्थ है। ये जो टीकाएं लिखी तो गई ब्रजभाषा गद्य में, टीकाएं ब्रजभाषा गद्य में लिखी, बाकी अगर मैं बताऊं तो बिहारी सर से एक काव्य रचना है, कवि प्रिया भी एक जो है काव्य ही है, काव्य ग्रंथ है। तो इस तरह से इसकी जो जब टीका लिखी गई तो ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई, लेकिन उसके सम्यक यानी जो उसका सही अर्थ होता वह अर्थ देने में ये जो टीकाएं हैं और असमर्थ थी। आपको सिर्फ जानना है कि तथ्यों को ध्यान में रखिए। ब्रजभाषा गद्य भी जीवन की नवीन आवश्यकताओं को के अनुरूप अपने को सशक्त न बना सका। जैसा कि हमने समझा कि नवीन आवश्यकताएं क्या थी। नवीन आवश्यकताएं थी देश में जो है आज़ादी के लिए आंदोलन चल रहा था, जिसमें किसी एक भाषा का निश्चित रूप होना आवश्यक था, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों तक हम अपनी बात को पहुंचा सके और मतलब आंदोलन एक तीव्र गति ले सके। तो ऐसा राजस्थानी गद्य और ब्रजभाषा गद्य में वह विशेषता नहीं थी। यह विशेषता थी खड़ी बोली गद्य में। इसीलिए परिस्थिति के अनुसार खड़ी बोली गद्य ही आगे विकसित होती है। अंग्रेजों ने भी राज्य के कार्यों में अंग्रेजी के बाद खड़ी बोली गद्य को प्रश्रय दिया। अंग्रेज जो थे वो भी खड़ी बोली गद्य को ही आगे बढ़ाए, इन दोनों गद्यों को नहीं। फलतः राजस्थानी गद्य की भांति ब्रजभाषा गद्य भी अपना विकास न कर सका। जैसे राजस्थानी ने विकास नहीं कर पाया, उसी तरह ब्रजभाषा गद्य भी विकसित नहीं हो सका। तो विद्यार्थियों, अभी तक हमने जाना कि राजस्थानी गद्य और ब्रजभाषा गद्य का स्वरूप कैसा था और वह विकास क्यों नहीं कर सका। तो आज की क्लास इतनी ही। आगे की क्लास में हम मिलेंगे खड़ी बोली गद्य को लेकर के। विद्यार्थियों, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। आप लोग कमेंट करिए कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो फिर चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।